नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत पीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनगणना के बारे में, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेंसस। जनगणना जो भारत की स्टार्ट हो चुकी है, प्रारंभ हो चुकी है, और ये जनगणना है भारत की जनगणना 2027। तो जनगणना के बारे में आज हम एज अ होल डिस्कशन करेंगे, जिससे आपका यहाँ से प्रीलिम्स का कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप उसको आसानी से टैकल कर सकें, हैंडल कर सकें। ठीक, तो जनगणना जो है 2027 में हो रही है, अभी प्रारंभ हो गई। 2027 के नाम से है, अगले साल तक ये सारा कंप्लीट होगा। तो पहले हम देखते हैं कि क्या जनगणना शुरुआत कहाँ से हो रही है, इसका अपने भारतीय इतिहास में का प्रारंभिक बिंदु कहाँ पर मिलता है। तो वहाँ से लेके हुए हम 2027 तक की यात्रा करेंगे। ठीक है, पूरी जर्नी देखेंगे कि कैसे कैसे ये डेवलप हुआ है और क्यों आवश्यक है जनगणना, इसके बारे में जानेंगे। तो अगर हम जनगणना के इतिहास के बारे में बात करें, आप वो कॉपी पेन लेके हेडिंग डालिए, जनगणना का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ सेंसस, कि ये मिलता कहाँ से। सबसे प्रारंभिक रूप में अगर देखा जाए तो ये अपने इतिहास में कहाँ दर्ज है। तो सबसे पहला उल्लेख इसका मिलता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र मतलब मौर्य डायनेस्टी, ये बिफोर क्राइस्ट बात हो रही है, 321 से 296 ईसा पूर्व के दौरान, जहाँ पर कौटिल्य अर्थशास्त्र की रचना करते हैं, जिसमें गवर्नेंस, पॉलिटी, उस समय की जो है राज्य व्यवस्थाएं, उसके बारे में उन्होंने डिस्कशन किया है। आप जानते हैं बड़ी फेमस किताब है ये अर्थशास्त्र, तो इसमें इसका प्रारंभिक उल्लेख मिलता है। उसके बाद अगर हम देखें तो अकबर के शासनकाल में जो आईने अकबरी लिखी गई, उसमें भी इसका उल्लेख मिलता है। तो एग्जाम में कभी कोई बन सकता है, एक क्वेश्चन करंट का एक ऑप्शन बनाएगा, एक ऑप्शन आपका इसके हिस्ट्री या स्टैटिक पार्ट से बनाएगा। तो आपको दोनों चीजें बैलेंस करके चलनी, कि आपको करंट का भी पता होना चाहिए और आपको इसके हिस्ट्री के बारे में भी पता होना चाहिए। तो प्रारंभिक उल्लेख सबसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। अकबर के शासनकाल में आईने अकबरी जो पुस्तक है, उसमें इसका उल्लेख मिलता है। उसके बाद जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए, तो ब्रिटिश काल में 1872 में, कब 1872 में लॉर्ड मेयो के शासन के दौरान भारत की प्रथम जनगणना की गई। हालांकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस उस समय नहीं था, धीरे धीरे करके लिया गया था। तो ये पहली तो जनगणना है, बट नियमित जनगणना नहीं है। अगर बोलेगा कि भारत में नियमित जनगणना कब हो रही है, तो वो हुआ है 1881 में लॉर्ड रिपन के दौरान। ठीक है, तो ये आपको वर्ष भी याद रखने हैं, ईयर भी, और किस शासक के दौरान हुआ है ये भी ध्यान रखना है। तो लॉर्ड रिपन के दौरान नियमित जनगणना प्रारंभ हुई, बट प्रथम जनगणना की बात आएगी तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल के दौरान 1872 ईस्वी में शुरू हुई थी। ठीक, उसके बाद 1881 से जब से प्रारंभ हुआ, जब से नियमित जनगणना प्रारंभ हुई सेंसस, तब से इंडिया में हर वर्ष, हर 10 वर्ष पे जनगणना होती आ रही है। जैसे 1881, 1891, फिर 1901, 1911, 1921, ऐसे करते करते 2011 तक, अभी अंतिम जनगणना जो हुई थी वो 2011 में कंप्लीट हुई थी। 2011 के बाद अगर देखा जाए प्रत्येक 10 वर्ष के अनुसार, तो 2021 में होनी चाहिए थी, बट चूंकि कोविड जैसी भयंकर महामारी आ गई थी, पूरे विश्व में थी तो भारत में भी थी, तो उसके कारण से यह कार्यक्रम लागू नहीं हो सका 2021 में। वो धीरे धीरे शिफ्ट हुआ और आज वो 2027 के नाम से प्रारंभ हो चुकी है जनगणना 2027। अच्छा, अंतिम जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। इसी के थीम पे अगर हम बात करेंगे तो 2027 में भी अपना आदर्श वाक्य है, इसका अपना शुभांकर है, इसकी सारी डिटेल में हम जाएंगे। तो हमने भी इसका इतिहास देखा। अब हम बात करते हैं भारत की जनगणना 2027, सेंसस ऑफ इंडिया। ठीक, अभी तक इतिहास की बात हुई, अब हम वर्तमान में आ गए हैं कि कैसे ये जर्नी चली। अब हम बात करते हैं इसकी। तो अगर हम जनगणना की बात करें तो जनगणना को देखें कि ये पहले बात, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत होता है। तो ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत। और अगर इसका देखेंगे सेटअप क्या है, तो होम मिनिस्टर, उसके नीचे यूनियन होम सेक्रेटरी देखते हैं, उसके बाद आता है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, जो भारत के महापंजीयक होते हैं
और जनगणना आयुक्त, वो जो कार्यालय है भारत का महापंजीयक कार्यालय, वही सेंसस का पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, वही देखरेख करता है, वही संचालन करता है। ठीक है। अच्छा, यहां पे क्वेश्चन बनता है कि रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया, जो महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, वो कौन है? तो ये एग्जाम में पूछा जाएगा। मैं बता रहा हूं आपको, जो 2011 में थे चंद्रमौली साहब, उनके बारे में कम से कम हर एग्जाम में, जो वनडे एग्जाम है या यूपीपीसीएस है या बीपीएससी है, हर पेपर में या हर 1-2 साल के बाद पेपर में वो क्वेश्चन आया ही आया है कि कौन जनगणना आयुक्त थे। तो इसलिए उस पीवाईक्यू को देखते हुए हम ये समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त 2027 के कौन है, जनगणना 2027 के, तो वो है मृत्युंजय कुमार नारायण। तो ये नाम बिल्कुल आप याद कर लीजिए, भूलना नहीं चाहिए आपको, मृत्युंजय कुमार नारायण। ठीक है, मृत्युंजय कुमार नारायण भारत की जनगणना 2027 के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त हैं, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर हैं। ठीक, तो यहां तक ये हुआ। अब हम बात करते हैं कि भारत की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है। जैसे 2011 में क्या था, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो आज जो 2027 की जनगणना हो रही है उसका आदर्श वाक्य है जनगणना से जन कल्याण। ठीक है, तो जनगणना से जन कल्याण, ये इसका आदर्श वाक्य है, ये याद रखिएगा। ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। ठीक है, नोट करते जाइए। अब हम इसमें बात करेंगे कि जो ये जनगणना हो रही है इसकी क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, इसकी क्या विशेषताएं, कहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हमने ये देखा है कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्यक्रम पूरा एग्जीक्यूट होता है। अच्छा, जनगणना का पूछा जाए ये संविधान में किस सूची के अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा ये यूनियन लिस्ट में आता है। किस में आता है? संघ सूची का विषय है। किसका है? संघ सूची, यूनियन लिस्ट। ठीक है, तो ये राज्य के अंतर्गत नहीं आता, ये केंद्र सरकार के अंदर संघ सूची के अंतर्गत आता है। बट ये राज्यों की कोऑपरेशन के साथ काम किया जाता है, क्योंकि पूरी मशीनरी यूज करनी है राज्यों की भी। और ये 7वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है। 7वीं अनुसूची ही है जिसमें दिखाया जाता है कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। स्टेट लिस्ट होती है, कंकरेंट लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट होती है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची का विषय है। अच्छा, इसकी विशेषता क्या है 2027 की जनगणना की? यह भारत की पहली डिजिटल जनगणना। ठीक है, डिजिटल सेंसस, पहली डिजिटल जनगणना है। और ये किस संस्थान, ये कौन सा संस्थान है जो इसमें मदद कर रहा है? वो है सीडैक। ठीक है, सीडैक है। और ये भारत की जनगणना में अगर क्रम देखा जाए तो ये जनगणना है 16वीं। ठीक है, अगर हम 1881 से लें तो ये 16वीं जनगणना है। और स्वतंत्रता के बाद बात करें तो ये 8वीं जनगणना है। ठीक है, 8वीं जनगणना है स्वतंत्रता के बाद। और अगर स्वतंत्रता से पहले काउंट करें तो ये 16वीं जनगणना है। 60th, देखो 8 दूनी 16 याद रखना, स्वतंत्रता के बाद 8वीं, और जनगणना वैसे देखा जाए सामान्य तो 16वीं। 1931 के बाद, तीसरा इसका फीचर है कि 1931 के बाद जाति जनगणना इसमें शामिल की गई है। इस बार कास्ट सेंसस भी होगा, उसमें शामिल होगा। तो ये 1931 में लास्ट टाइम हुआ था, इस बार भी जाति जनगणना होगा। तो ये 1931 के बाद ऐसा होने जा रहा है। ठीक, ये हो गया। अच्छा, किस अधिनियम या किस नियम के अंतर्गत जनगणना का संचालन होता है, ये पूरा रन करता है किस एक्ट के तहत? तो याद रखना, जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना नियम 1990, ये 2 कानून और नियम हैं जिनके तहत पूरी जनगणना की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। याद रखिएगा, जनगणना अधिनियम 1948, जनगणना नियम 99, सेंसस एक्ट 1948, सेंसस रूल 1990। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको दिमाग में रखिएगा। अब इसका हम आदर्श वाक्य देखे थे, क्या है? जनगणना से जन कल्याण। इसका मैस्कॉट क्या है? मैस्कॉट अर्थात शुभंकर जिसे बोलते हैं, तो इसका शुभंकर है प्रगति नाम की महिला और विकास नाम का पुरुष, जो कि भारत में समावेशी विकास और लिंग समानता को प्रसारित करने वाला शुभंकर बनाया गया है। प्रगति और विकास, ये नाम याद रखिएगा, प्रगति और विकास। ठीक है। अच्छा, अब अगली विशेषता इसकी है कि इस बार की जनगणना में
स्वगणना की शुरुआत की गई, अर्थात सेल्फ न्यूमरेशन कर सकते हैं, स्वगणना, खुद ही अपने आप की गणना कर सकते हैं। बाद में अधिकारी आते हैं, वो वेरीफाई कर देते हैं उसको, आप अपने डेटा को फीड कर सकते हैं। ठीक है, तो स्वगणना का इस बार ऑप्शन दिया गया है। यह जनगणना जो है यह 2 चरणों में होगी, चरण 1, चरण 2। चरण 1 में आवास की गणना, हाउस लिस्टिंग की जाएगी, और चरण 2 में जनसंख्या की गणना की जाएगी। और आवास की गणना का प्रारंभ हो चुका है, जो हाउस लिस्टिंग है वो 1 अप्रैल 2026 से प्रारंभ है। अच्छा, इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, रेफरेंस डेट क्या है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेफरेंस डेट क्या है, जनगणना की रेफरेंस डेट क्या है, जिसे हिंदी में कहते हैं संदर्भ तिथि। संदर्भ तिथि क्या है? सामान्य रूप से पूरे भारत की संदर्भ तिथि है 1 मार्च 2027 की मध्य रात्रि। ठीक है, याद रखिएगा 1 मार्च 2027 की मध्य रात्रि। किंतु लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जहां पे बर्फबारी ज्यादा होती है, तो वैसी सिचुएशन में वहां पे जनगणना कराना थोड़ा संभव नहीं है, तो इसलिए वहां की संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 न होकर 1 अक्टूबर 2026 है, जिससे कि यहां सितंबर के महीने में यहां पे जनगणना का कार्यक्रम पूरा होगा, क्योंकि नवंबर दिसंबर तक जाते जाते वहां पे बर्फबारी ज्यादा होती है, वहां पे प्रॉब्लम ज्यादा आएगी। इसलिए सरकार ने लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए संदर्भ तिथि बनाया है 1 अक्टूबर 2026। बट और जो राज्य हैं इनके अलावा उनमें संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 है। ठीक, बजट की बात करें तो जनगणना पे कितना बजट खर्च हो रहा है, तो जनगणना पे बजट खर्च हो रहा है 11,718.24 करोड़ रुपए। ठीक, 11,718.24 करोड़ रुपीस खर्च हो रहे हैं बजट पे। तो ये याद रखना, क्योंकि बजट भी पूछा सकता है कि कितना बजट इस पे व्यय करने का बनाया गया है, नीति बनाई गई है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि जनगणना का मानक क्षण किसे कहते हैं। तो जो संदर्भ तिथि है ना, उसे ही जनगणना का मानक क्षण बोला जाता है, कि जिसको हम रेफरेंस मान के फ्रीज करेंगे कि यहीं तक हमें संख्या काउंट करनी है पूरे भारत की। ठीक है, अब बात करते हैं कि अब चूंकि इतनी बड़ी जनगणना हो रही है, तो इसमें कितने लोग नियुक्त होंगे, कितना कार्य दिवस जनरेट होगा, सृजन होगा। तो 30 लाख करीब फील्ड कर्मी इसमें कार्य करेंगे, और 1.02 करोड़ मानव दिवस का रोजगार सृजन होगा। इतना रोजगार सृजन हो, कितना, एग्जाम पूछे तो कितना, 1.02 करोड़, 1.02 करोड़, और 30 लाख फील्ड कर्मी इसमें कार्यरत होंगे। अच्छा, जनगणना का डेटा ऐसा है ना कि ये बिल्कुल ही गोपनीय रखा जाता है। तो एग्जाम में अगर पूछ ले कि ये गोपनीय तो रखा जाता है, किस धारा के अंतर्गत रखा जाता है, तो आप धारा याद रखिएगा, जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 15। ठीक है, तो याद रखना, एग्जाम में अगर काफी डीप गया क्वेश्चन पूछने पे, तो यहां से वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जनगणना अधिनियम की धारा, किस धारा के अंतर्गत डेटा को गोपनीय रखा जाता है। वो धारा 15 है, 15वीं है। अच्छा, इसमें गोपनीयता का मतलब क्या है, जैसे कोई किसी की व्यक्तिगत जानकारी, जो हमारे नागरिक हैं, लोग हैं, अगर उन्होंने अपनी जानकारी दी है, तो उनकी व्यक्तिगत जानकारी आप आरटीआई के थ्रू या किसी कोर्ट में साक्ष्य के रूप में या किसी अन्य संस्थान से शेयर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो आरटीआई वगैरह लगा के भी आप इस जो लोगों की व्यक्तिगत जानकारी उसको हासिल नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते। यह इस धारा 15 के तहत उसको गोपनीय रूप से सुरक्षित बनाता है। तो इस प्रकार हमने करीब